इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बड़े खुलासे की, आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के भारत के प्लान की, देखेंगे बीएसपी चीफ मायावती ने आकाश आनंद को लेकर लिया क्या फैसला, चिराग पासवान ने कैसे बढ़ा दी नीतीश कुमार की परेशानी, जानेंगे मुंबई पहुंचे सीजेआई को क्यों आया गुस्सा, और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश पर भारत के सख्त एक्शन की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इसरो के EOS-09 मिशन का लॉन्च विफल, तीसरे चरण में आई तकनीकी खराबी, इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने दी जानकारी। हैदराबाद के गुलजार हाउस के पास बड़ा हादसा, 17 लोगों की गई जान, पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जताया दुख। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा, मैंने 2019 में भाजपा को सत्ता में आने से रोका, इसलिए ईडी ने मुझे गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति के सवालों में से स्टालिन नाराज, सीएम ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, राष्ट्रपति के सवालों का विरोध करने की अपील। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि ये 18 मई तक के लिए है। शांति की बात करते हुए धमकियां दी जा रही थी कि अगर सिंधु समझौते को बहाल नहीं किया गया तो सीज फायर टूट जाएगा। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने सीज फायर को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी है तो क्या टूटने वाला है सीज फायर, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि सीज फायर को लेकर 18 मई को दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। अब भी 18 मई तक के लिए सीज फायर है, लेकिन इशाक डार के बयान पर अब भारतीय सेना ने तीखा जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्तर की कोई वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ 12 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी और इसमें सीज फायर पर सहमति बनी थी, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी, यानी ये अनिश्चित काल के लिए था। सीज फायर को लेकर आगे डीजीएमओ स्तर की कोई बातचीत नहीं होनी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, जिसके बाद 12 मई को डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और ये सीज फायर 14 मई तक बढ़ाया गया। बाद में 14 मई की बातचीत के बाद इसे 18 मई तक कर दिया गया। अब 18 मई को फिर से दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी। इसी रिपोर्ट को भारतीय मीडिया में भी प्रचारित किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने इशाक डार के बयान को ही खारिज कर दिया है। इस बीच सीज फायर को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके देश ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी। लेमी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को मेरा संदेश स्पष्ट है, संघर्ष विराम कायम रहना चाहिए, आगे संघर्ष किसी के हित में नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने भी इसी तरह के दावे किए थे, जिसके जवाब में भारत ने साफ कर दिया है कि सीज फायर में किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इसकी मांग की थी। सीज फायर की म्याद तय नहीं की गई थी, तो अब मध्यस्थता को लेकर लगातार दावे हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के आतंकवादियों से सांठगांठ का सच दुनिया को बताने का भारत ने प्लान तैयार कर लिया है। सांसदों के नेतृत्व में 7 डेलीगेशन तैयार किए गए हैं और अब इसका पूरा प्लान सामने आ गया है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। बताया जा रहा है कि डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना हो सकता है। डेलीगेशन की बात करें तो इसे 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 8 से 9 सदस्य हैं। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और राजदूत शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है, चाहे वो राजनेता हो या राजदूत हो। ग्रुप 1 की कमान भाजपा सांसद वैजयंत पांडा, ग्रुप 2 की जिम्मेदारी भाजपा की रविशंकर प्रसाद, ग्रुप 3 की जेडीयू के संजय कुमार झा, ग्रुप 4 की शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, ग्रुप 5 शशि थरूर, ग्रुप 6 डीएमके सांसद कनिमोझी और ग्रुप 7 की जिम्मेदारी एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के हाथ में है। इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका सहित 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है, जिसने चर्चा का बाजार गर्मा दिया है। वहीं डेलीगेशन की लिस्ट आने के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इतने गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र को 4 कांग्रेस नेताओं के नाम डेलीगेशन में शामिल करने के लिए दिए थे। इनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के नाम थे।
केंद्र ने केवल आनंद शर्मा को शामिल किया। अब सरकार के इसी फैसले की कांग्रेस आलोचना कर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, लेकिन देश हित में सरकार का साथ देने का भी ऐलान किया है। ये डेलीगेशन 23 मई से यात्रा शुरू करेगा। तो वहीं बीएसपी नेता आकाश आनंद की भी नई सियासी पारी शुरू हो रही है। बीएसपी में वापसी के बाद अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आकाश को लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने किया क्या फैसला, देखिए रिपोर्ट। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। दिल्ली में हुई पार्टी की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में देश भर के बसपा पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और मंडलीय समन्वयक शामिल हुए। बता दें कि पिछले महीने आकाश आनंद ने 13 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के लिए मायावती से माफी मांगी थी, जिसके कारण उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। आकाश ने अपनी माफी में कहा था कि वो भविष्य में किसी राजनीतिक फैसले के लिए रिश्तेदारों या सलाहकारों से सलाह नहीं लेंगे। मायावती ने उनकी माफी स्वीकार कर उन्हें पार्टी में वापस ले लिया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। मायावती ने बैठक में कहा कि आकाश को बसपा और इसके आंदोलन के प्रति समर्पण को देखते हुए एक और मौका दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब पार्टी में किसी को उत्तराधिकारी बनाने का सवाल नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि देश भर के कार्यकर्ताओं की सहमति से आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उन्हें पार्टी को मजबूत करने और देश भर में इसके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मायावती ने आकाश को हिदायत दी कि वो सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान दें। मायावती ने यह भी कहा कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी की कोई संभावना नहीं है। बताते चले कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार कम हुआ है और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में आकाश की नियुक्ति पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी नंबर 2 का पद दिया गया है। बीएसपी में आते ही आकाश आनंद का कद और पद दोनों बढ़ गए हैं। उन्हें बिहार चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस बीच चिराग पासवान को लेकर बिहार एनडीए में टेंशन बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीरों वाले पोस्टर्स ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इन पोस्टर्स में चिराग को बिहार के सीएम के तौर पर पेश किया गया है, जिससे एनडीए की अंदरूनी सियासत पर सवाल उठने लगे हैं। पोस्टर्स को एलजेपीआर के शेखपुरा जिला अध्यक्ष इमाम गजली ने लगवाया है। पोस्टर में लिखा है, बिहार ताजपोशी का इंतजार कर रहा है, चिराग के स्वागत के लिए बिहार तैयार है, दंगा फसाद नहीं, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये संदेश बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नई चर्चाओं को हवा दे रहा है। चिराग ने हाल ही में सीएम नीतीश कुमार को अपना नेता बताया था, लेकिन इन पोस्टर्स ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिससे नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान हुआ था। जेडीयू सिर्फ 43 सीट जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी। तब इसे एनडीए के भीतर साजिश के रूप में देखा गया था। हालांकि अब चिराग एनडीए का हिस्सा हैं और नीतीश कुमार को समर्थन भी देते हैं। फिर भी इन पोस्टर्स ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चिराग पासवान कोई नया सियासी दांव खेल रहे हैं। चिराग ने मीडिया में कहा कि वो एनडीए में रहेंगे और नीतीश कुमार उनके नेता हैं। उनका नारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को उनकी राजनीति का केंद्र बताता है। बावजूद इसके पटना के वीरचंद पटेल मार्ग सहित अन्य सड़कों पर लगे ये पोस्टर्स बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए की टेंशन बनते जा रहे हैं, तो नीतीश के कभी करीबी रहे नेता एक साथ आकर जेडीयू और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अब एक साथ आ गए हैं, जिसने एनडीए के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा का विलय हो गया है। दोनों ने ही एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए हाथ मिलाए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल दिखाई दे रहा है। इस विलय को लेकर प्रशांत किशोर का बयान आया है। उन्होंने कहा, भाई मैंने पहले कहा कि आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं, तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। ठीक। पीके ने आगे कहा कि वो नीतीश के साथ थे, लेकिन फिर साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि जेडीयू ने सीएए और एनआरसी का समर्थन किया। तो वहीं आरसीपी सिंह ने कहा कि जन सुराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं, हमारा लक्ष्य छोटा नहीं है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि एनडीए और महागठबंधन को रोकने के लिए दोनों साथ हुए हैं। बता दें कि एक समय था जब नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक और रणनीतिकार पीके ही थे। इन्होंने ही नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। वहीं आरसीपी ने भी नीतीश कुमार के प्रभाव में ही जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू के प्रमुख संगठनकर्ता बन गए। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और केंद्रीय मंत्री भी। पर जेडीयू के तोड़ने के आरोप लगने से आहत आरसीपी ने जेडीयू से नाता तोड़ा और बीजेपी में चले गए। लेकिन जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो वो बीजेपी में साइडलाइन होने लगे, जिसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी अलग पार्टी का गठन किया और अब इन दोनों के साथ आने से जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है। मोर्चा तैयार हो रहा है जो एनडीए को परेशान करता दिख रहा है। तो देश के सीजीआई बीआर गवई को भी महाराष्ट्र के अधिकारियों के तेवरों ने परेशान कर दिया। जस्टिस बीआर गवई सीजीआई बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे थे, लेकिन राज्य के अधिकारियों की उदासीनता को लेकर वो भड़क उठे। तो क्या कहा सीजीआई ने, देखिए रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महाराष्ट्र के बड़े अधिकारियों के प्रोटोकॉल न मानने पर नाराजगी जाहिर की। सीजीआई पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया था, लेकिन उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। ना तो मुख्य सचिव, ना डीजीपी और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। इस पर सीजीआई ने कहा, मैं निराश हूं कि बड़े अधिकारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं। इन सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सीजीआई गवई ने आगे कहा कि जब देश के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य में आते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें। ऐसा न होना सोचने पर मजबूर करता है। मुंबई पहुंचने पर सीजीआई ने सबसे पहले चैत्य भूमि स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा किया। इसके बाद सम्मान समारोह में उन्होंने मराठी में लोगों को संबोधित किया और मुंबई के प्यार व स्नेह के लिए आभार जताया। सीजीआई का ये बयान न सिर्फ प्रोटोकॉल की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच आपसी सम्मान की जरूरत को भी रेखांकित करता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बांग्लादेश पर भारत के एक्शन की। बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट हुआ था। छात्रों के आंदोलन के चलते शेख हसीना की सरकार चली गई और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कार्यवाहक सरकार बन गई और ये कार्यवाहक सरकार लगातार भारत विरोधी एजेंडे को लागू कर रही थी और अब भारत ने बांग्लादेश पर सख्त एक्शन लिया है, देखेंगे रिपोर्ट में। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद खराब होते चले गए। यूनुस सरकार के मंत्रियों के बयान हो या फिर खुद मोहम्मद यूनुस के फैसले भारत को लगातार नाराज करते रहे और अब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश के सड़क मार्ग के जरिए होने वाले आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने एक अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स जैसे कई उत्पाद अब सिर्फ मुंबई और कोलकाता बंदरगाहों के जरिए ही इंपोर्ट किए जा सकेंगे। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश से हिंदुस्तान को हर साल लगभग $700 मिलियन का आरएमजी निर्यात होता है, जिसमें से 93% माल सड़क मार्ग के जरिए आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल की 11 सीमा चौकियों पर कई बांग्लादेशी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस रोक से जो प्रोडक्ट प्रभावित होंगे उसमें रेडीमेड गारमेंट्स, मेलामाइन और प्लास्टिक उत्पाद, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जूस, पीवीसी उत्पाद, लकड़ी का फर्नीचर, फलों के स्वाद वाले पेय, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पाद, कपास से संबंधित अपशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं। हालांकि कुछ जरूरी सामान जैसे मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और क्रश्ड स्टोन को इस रोक से बाहर रखा गया है। हिंदुस्तान ने यह भी साफ किया है कि प्रतिबंध नेपाल और भूटान को भेजे जाने वाले बांग्लादेशी सामान पर लागू नहीं होगा। हिंदुस्तान के इस फैसले से बांग्लादेश को जबरदस्त नुकसान होना तय माना जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते